सांगो सर। वालेकुम सलाम। तुम्हें कॉल कर रहा था मैं। जी जी सर, आ गया। चलिए जी, अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए। वो है 2023 फरवरी मार्च 2 आवर्स का प्रैक्टिकल है। वेरिएंट 33 कर रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखें आपको करना क्या होगा। सम मेटल कार्बोनेट अक्कर इन बेसिक फॉर्म। some metal carbonate occur in basic form, which means that the metal hydroxide is also present. सही है। अब आप ये देख लें, इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड भी है और इसमें कार्बोनेट भी है। तो भाई ये बेसिक कार्बोनेट कहलाएगा। ठीक है, जिंक कार्बोनेट बेसिक कहलाएगा। अच्छा, अब आप देखें इसमें एक्स लिखा हुआ है। एक्स एक्स क्या चीज है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा जी, ये एक्स आ गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल कैरी आउट अ थर्मल डिकम्पोजिशन टू फाइंड द रिलेटिव फॉर्मूला मास। आपने इसका फॉर्मूला मास निकालना है, एमआर निकालना है। ठीक है। Fa1 इज बेसिक जिंक कार्बोनेट। अब आप क्योंकि 34 में, तो आपके पास जो आएगा इंशाल्लाह वो एफबी के नाम से आएगा। आपने करना क्या होगा, गौर से सुनिए। आपने एक क्रूसिबल लेनी है। ये आ गई क्रूसिबल। आपसे कह रहा है वे द एम्प्टी क्रूसिबल विथ लिड। आपने यहां पर लिखना पड़ेगा मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड। मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड स्लैश ग्राम। सही है। क्या आप में से किसी ने कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया है? शेरोज, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी सर ये सर। तो लिखने के लिए टेबल ना कंस्ट्रक्ट करना लास्ट टाइम की तरह। हाँ, टेबल ही तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आपने कोई भी लैब की हो, उसके अंदर निकाले मास ऑफ क्रूसिबल क्या था, मुझे बताएं। सर 19 से 20 ग्राम के आसपास होता है। 19 से लेके 20, तो मैं लिख देता हूँ 20.36 ग्राम आ गया। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया 20.36। अच्छा जी, अब आपके पास आपसे कह रहा है ट्रांसफर ऑल द Fa1 फ्रॉम द कंटेनर। तो भाई ये आ गया आपके पास एक कंटेनर ऐसे, इसमें लिखा होगा FB1। सही है, या यहाँ Fa1 लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको इसमें डाल देना है क्रूसिबल में। ठीक है, आपने इसको क्रूसिबल में डाल देना है बेटे। आपने इसको क्रूसिबल में डाल देना है। ठीक है, अब आपने वे द क्रूसिबल लिड एंड Fa1। अब आपने लिखना है मास ऑफ क्रूसिबल, ठीक है, प्लस लिड प्लस मास ऑफ Fa1। क्या इसने हीटिंग भी कराई है? फिर कहता है हीट द क्रूसिबल। तो इसका मतलब है यहां डेफिनेटली आपने लिखना होगा बिफोर हीटिंग। तो ये आ गया मास ऑफ क्रूसिबल, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस Fa1 स्लैश ग्राम। लेट सपोज आपके पास ये आ जाएगा 22.43।
24 पॉइंट, या इसको कर देते हैं 21.43। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। थोड़ा और चेंज करते हैं, 21.93 कर लेते हैं। 21.93, 21.93। जरा माइनस करिएगा, क्या आ रहा है? सर 1.57। 1.57 आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको करते हैं 22.16, अब बताएं क्या आ रहा है? वन पॉइंट एट 1.8 आ रहा है। चलिए 22.26 कर लेते हैं, ठीक है? 22.26 कर लिया हमने, ठीक है। ये क्या करा आपने, इसके साथ लिखना होगा बिफोर हीटिंग। तो ये है बिफोर हीटिंग। सर हाँ मेरा बेटा, अगर 22.26 यूज़ करेंगे तो 1.9 आएगा फिर। सही, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका वे किया, फिर आपने इस पे ट्राइपॉड स्टैंड लगाया। ये देखें, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये रखा, ये रखा, ये रखा। इसके अंदर आपने ना ट्राइंगल रख दी, ऐसी ऐसी होती है ना ट्राइंगल, यूं करके यूं करके यूं, ओ, यूं आई, यूं आई और यूं, ठीक है। ये यूं आ गए, यूं आ गए। इसे कहते हैं पाइप क्ले ट्राइंगल, पाइप क्ले ट्राइंगल, ठीक है। हीट द क्रूसिबल जेंटली विद द लिड और अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। यानी जेंटली का मतलब ये होता है कि हल्की सी ब्लू फ्लेम पे हल्का सा करना है आपने, हल्का से खोलना है। उसके बाद आपने उसको फुल स्विंग करके खोल देना है उसको, ठीक है। तो पहला कहलाएगा जेंटली हीटिंग, फिर कहलाएगी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर वो आपसे पूछे भाई बताओ आपने जेंटली हीटिंग क्यों की, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी ना फौरन, तो अगर क्रूसिबल ठंडी होगी तो सॉल्ट चिपक जाएगा। अक्सर आप देखेंगे कि अगर आपका क्रूसिबल में सॉल्ट चिपक गया, इसका मतलब है आपने प्री हीटिंग नहीं की। तो आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्री हीटिंग करनी है। और उससे अच्छी बात क्या की इसने, देखें, विद लिड करनी है, फिर स्ट्रांगली विद द लिड ऑफ। यहाँ लिड ऑन है, यहाँ लिड ऑफ, ये फर्क है। आपको वाटर रिमूव करना है ना बेटे, इसलिए आपने वाटर रिमूव करना है, इसलिए ये आपने इसे हीट हीट करना शुरू किया। पहले 1 मिनट के लिए करना है और फिर 4 मिनट के करने करना है। तो टोटल 5 मिनट के लिए करना है। रिप्लेस द लीड एंड लीव द क्रूसिबल टू कूल फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। इस 5 मिनट में आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट की कुछ चीजें कर लेनी है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है 5 मिनट के लिए, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेना है, या इस 5 मिनट के दरमियान ये टेबल कंप्लीट कर लेना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो बेहतर ये होता है कि आप सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखते रहे, इधर लिखते रहे, इधर 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 लिखे, जैसे 5 मिनट का टाइम आ जाए ये कम कंप्लीट कर लो। बोले यहाँ तक कि आपको पास यहाँ तो लिखा भी है, while the crucible is cooling you may wish to begin work on question 2 और 3। उसने खुद भी कहा है कि आप ये करें। चलिए अब हम अपना दोबारा काम शुरू करते हैं। बताइए अब क्या करेंगे, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रेट आफ्टर हीटिंग, है ना? जी सर। ये आपने किया। अब आप करेंगे
आफ्टर हीटिंग। बिफोर हीटिंग की जगह क्या लिखेंगे मेरा बच्चा? आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग। बताइए अब ये बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम नहीं होगा, कैसे बाकी सारा उड़ जाएगा, कम हो ये जाएगा। डिकम्पोज हो कम जाएगा। होगा सर। कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 21 पॉइंट। देखिए ये एज्यूम किया हुआ है हमने, ठीक है। अब ये तुक्का लगता नहीं लगता ये देखते हैं। ये हमने सारी वैल्यू एज्यूम की हुई है, ठीक है। अच्छा बोले यहाँ तक के हो गया, आपको बात समझ आ गई है? सर आफ्टर हीटिंग के अलावा हम रेजिड्यू भी लिख सकते हैं ना, कि मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस रेजिड्यू। देखिए अगर हीटिंग के बाद जो बचेगा उसको लिए रेजिड्यू, तो FA1 का लफ्ज अब नहीं लिखना चाहिए। मैं अभी आ रहा था उसी तरफ। अगर आपने FA1 लिखा ना तो ये नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ वो FA1 तो अब FA1 रहा ही नहीं ना। क्या ख्याल है आपका? अब तो FA1 रहा ही नहीं है। अगर आपने यहाँ FA1 लिखा तो मसला हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे रेजिड्यू। देखो बेटा रेजिड्यू वो चीज होती है जो आफ्टर हीटिंग बचेगा आपके पास। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी जी सर। सर, मैं यही पूछती थी कि मेरे लैब टीचर ने रेजिड्यू ही पढ़ाया था हमें, कि रेजिड्यू लिखो आफ्टर नहीं हीटिंग। नहीं 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 देखें, अगर आपने यहाँ FA1 लिखा ना, वो तो FA1 रहा ही नहीं, वो तो डिकम्पोज हो चुका है। तो आप FA1 कैसे लिख सकते हैं? हीटिंग के बाद तो FA1 नहीं रहा है ना। वो तो क्या हुआ? रेजिड्यू हो गया। हर वो चीज जो जलने के बाद बच जाए, सॉलिड पार्टिकल, वो रेजिड्यू कहलाता है। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ गई हो, पता नहीं, कोई कोई भरोसा नहीं है। हमें नहीं मालूम क्या हुआ, वह क्या पूछने वाला है वो एग्जाम में। जिंक कार्बोनेट है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, मे बी पॉसिबल जिंक कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया हो सकता है स्टीम निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर ये कि रेजिड्यू लिखें। 5 मार्क्स हैं अभी तक, आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक जी है सर। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? क्या इसने replace the lid and leave the crucible to cool for at least 5 minutes. When the crucible is cool, weigh the crucible with its lid and content. ठीक है। अच्छा जी, record the mass। ठीक है। Place the crucible and content on the pipe clay triangle, remove the lid, heat the cube strongly for a further 2 minutes। इसका मतलब है एक दफा और लिखना पड़ेगा आपको। ये चीज आपको फिर लिखनी पड़ेगी दोबारा। ठीक है जी, ये आपका दोबारा आ गया, ये आपके पास दोबारा आ गया। ठीक है। अब आपने क्या किया? आफ्टर हीटिंग, आफ्टर रीहीटिंग का लफ्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटे? आफ्टर रीहीटिंग। बोले आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटे? सर इस बार लिड भी नहीं आएगी ना? आप चेक करें, आपने लिड के साथ लिया है, पढ़े ऊपर। सर बगैर टिकाया दूसरी जवाब। नहीं सर वो तो, रिमूव द बोला है। नहीं नहीं वो तो वे करने के लिए तो लिड के साथ किया है ना। हीट कर रहा है विदाउट लिड। देखें क्या लिखा है, रे विद द क्रूसिबल विद इट्स लिड एंड कंटेंट। अगर किसी बच्चे को रेजिड्यू समझ नहीं आ रहा उस टाइम, और अगर कंटेंट लिख देता है वो भी सही है, यानी मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस कंटेंट। हाँ बेटा पूछें। मुझे अजीम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर जो आपने बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग लिखा है वो हमने लिखना होगा हाँ हाँ या फिर अपना। हाँ, ये लिखेंगे ना। क्या तो ये अगर अगर इसने कहा नहीं होता तो नहीं लिखते। देखिए ये लिखा है व्हेन द क्रूसिबल इज री विद द क्रूसिबल विद इट्स लिड एंड कंटेंट। ओके ठीक है सर। ये कह रहा है ना, देखें ये देखें 2 मिनट, कूल 5 मिनट, फिर ये करें। मतलब अगर ना लिखा हुआ लिख लेता मार्क्स नहीं कटेगा। नहीं अगर उसने लिखा नहीं होगा तो फिर आपसे क्यों दोबारा रिवे करेगा? ठीक है सर। लेकिन 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 सर लेकिन कहा, एक मिनट रुकना अभी में। कहा यह जाता है कि अगर ना भी लिखा हो ना तो आप 2-3 दफा कर लें अंटिल यू ऑब्टेन कांस्टेंट मास। ओके सर। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब मैंने अपनी अकल उस करने के लिए यहां पर लिख दिया है 21.84। सही है बेटे? सर मैंने उसने बोला तो थे कि हाँ बोले। उसने ऊपर बोला है कि रिमूव द लिड, फिर बोला है कि हीट द फॉर द 2 मिनट्स, तो मास थोड़ा सा और कम होगा ना।
कम कर दिया ना, 21.84 कर दिया, कम कर दिया। अच्छा और कम कर सकते हो, और हीटिंग भी हुई है और लेड भी हट गई। और देखो अगर आपने इतना हीट कर दिया ना कि वो सॉल्ट डिकम्पोज हो गया, ठीक है, तो उसने जो टाइम लिखा है ना उसी टाइम पे ही करना है। हो सकता है वो वाटर रिमूव कर रहा हो, कार्बोनेट रिमूव ना कर रहा हो। आपने कहा यार 5 मिनट हो गए, 10 मिनट और कर देते, अबे पता चला जिंक कार्बोनेट ही डिकम्पोज हो गया। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया जी। चलिए अब आपसे वो कह रहा है कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ Fe1 यूज्ड, ठीक है। तो आइए मास ऑफ Fe1 निकालते हैं। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि ना इसके ऊपर ना नंबरिंग निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसका नाम रखना चाहिए M1, इसका नाम रखना चाहिए M2, इसका नाम रखना चाहिए M3। अगर नहीं रखना चाहते हो ना रखें, आपकी मर्जी है। बताइए मास ऑफ Fa1 कैसे निकालेंगे? किस में से किसको माइनस करेंगे? M2 में से M1 माइनस कर दें। M4 में से M2 नहीं, M2 में से M4 करेंगे ना सर। M2 में से M1 माइनस कर देंगे, मास ऑफ Fa1 आ जाएगा, है ना, यूज्ड। कितना आ रहा है बेटा, तो माइनस करके बताना। सर 1.9। 1.90, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि मास ऑफ क्रूसिबल आपने निकाल लिया, मास ऑफ F1 निकाल लिया। अब वो आपसे कह रहे हैं निकालिए रिकॉर्ड द मास ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन। बताइए मास ऑफ रेजिड्यू, मास ऑफ रेजिड्यू स्लैश ग्राम कैसे निकालेंगे, बोले बेटा। सर M3 माइनस M1। M3, तो हम M4 माइनस M1 नहीं करें क्योंकि उसने तो दोबारा हिट करवाया, तो M4 फाइनल होगा ना, क्या कहते हैं? जी सर M4 होगा ना। M4 होगा क्योंकि अभी भी इंश्योर नहीं किया था ना हमने कि मास पानी निकला है नहीं निकला पूरा। M4 माइनस, बताएं M4 माइनस M1 करेंगे ना बेटे, M4 माइनस M1 बोले, ऐसे ही बेटा M4 माइनस M1। जी सर। ठीक है, बताएं क्या आंसर आ जाएगा M4 माइनस M1? सर 1.44। 1.44, ठीक है, ग्राम में आपके पास आंसर आ गया। ये सब करेंगे तो आपका 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यूनिट लिखी होनी चाहिए, 2 TP तक काम होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, 2 डेसिमल तक होने चाहिए। अगर 3 डेसिमल वाला वही बैलेंस है तो 3 होना चाहिए। चलिए जी, मैंने बिल्कुल सही लिखा था लेकिन आपने मुझे 0.03, मैंने कितना लिखा था बेटा, 21.8। बेटा मैंने पहले कितना लिखा था? किसमें सर? मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड प्लस रेजिड्यू। आपने ज्यादा लिखा था इससे। मैंने ज्यादा लिखा था, याद रख लेना, 84 आपने 0.84 लिखा था। 0.84 लिखा था, बस याद रख लेना कि इसका जाहिर सी बात है उसने 5 मिनट हिट कराया है, फिर 2 मिनट हिट करा रहा है, तो ऐसा थोड़ी 0.05 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर इससे। हाँ बोले बेटा। सर उसने तो ऊपर बोला है, पहले पहले वाला को उसको 5 मिनट ठंडा कराया, फिर बोल रहा है कि उसका लिड हटाओ फिर उसको हीट करो, फिर मास भी तो लिड हटा के मेजर करेंगे ना। बेटा मैं मास लिड हटा के बात नहीं, लिड हटा के क्यों करेंगे यार, सारे मास लिड के साथ करने हैं। वो ऊपर बोल तो रहा है कि रिमूव द लिड। रिमूव द लिड, लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहा, रीवे द क्रूसिबल विद इट्स लिड। क्या कर रहे हो भाई जेटियन?
बात समझ नहीं आ रही है? क्या लिखा है? क्रूसिबल विद इट्स लिड, जी सर समझ गया। लिड के साथ करना है। ठीक, अब मेरी बात सुनो गौर से। कोई इसके अंदर समंदर थोड़ी है भाई, समंदर थोड़ी है। इसका वे 0.05 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोबारा वे के बाद तुमने 5 मिनट तक हीट किया है भाई, जितना वाटर निकलना है निकल गया है, अब थोड़ा चुनना सा निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने 0.02 निकाला था। ये टेक्निकल चीज है, 0.02 निकालो, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। बात समझ आ रही है? 0.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खोपड़ियों में डाल लो ये बात, क्यों नहीं समझ आ रही? बेटा ये दोबारा करना जरा, M4 सर माइनस कभी भी 0.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यार हो नहीं सकता ना यार, हो नहीं सकता ना। मतलब पानी निकाल तो लिया, 5 मिनट तक गर्म कर लिया, अब जान लोगे उसकी यार। फिर हीट भी किया, फिर हीट करने के बाद हीट भी किया। कोई समंदर, 1.48। यार कोई समंदर थोड़ी था उसके अंदर। तुम समझ रहे हो? समंदर, वो पानी नजर भी नहीं आ रहा था उसके अंदर। अबे मॉइस्चर रिमूव किया है, वो 5 मिनट के बाद भी अभी रह रहा है, तो उसका मतलब तुमने पहली हीट सही नहीं की थी। मारे जाओगे 1 नंबर चले जाएगा। मेरा अपना ख्याल है, और 0.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब आपको आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड। अब ये देखें हुआ क्या, देखें हुआ क्या। आपने सब ड्रामेबाजी की से हीट वीट किया, ठीक है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि जिंक ऑक्साइड का मोल निकालने हैं, ठीक है। तो बताइए, जिंक ऑक्साइड का अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये मोल पूछ रहा होगा। तो आप ये बताइए कि MR कितना होता है जिंक ऑक्साइड का, पहले तो ये बताइए। बताइए बेटा, जिंक ऑक्साइड का MR कितना होगा? बेटा बताएंगे? 81 81, पूरी वैल्यू 81.4। 81.4 MR आ गया। तो बेटा मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर MR। तो बेटा ग्राम कितना लिया था आपने? मास ऑफ द रेजिड्यू कितना निकाला था आपने? 1.48, 1.48। ये बचा होगा ना रेजिड्यू मेरा बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ गई, सब कुछ उड़ गया, पानी भी उड़ गया, क्या बचेगा? जिंक ऑक्साइड सॉलिड। मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जी सर। 81.4, बताओ क्या आएगा आंसर? सर एक ग्राम कहाँ से आया? 0.01। क्या दोबारा क्या कह रहे हो? 0.0.018। सर एक 0.01। हाँ बोलो ग्राम बेटा। कहाँ से? ग्राम ये ना मास ऑफ रेजिड्यू, जिंक ऑक्साइड ही बचा होगा ना। सब कुछ कर लिया, इक्वेशन दी हुई है ना, देखो। इसको तुमने हीट किया, तो सॉलिड क्या बचा होगा? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बाकी तो गैस बन फुट गए, सही है। है ना। बेटा मुझे इसका और वैल्यू बताएं, 0.01 आगे क्या होगा? 8 0.08 8 आगे और है 2। 2। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो 0.0182। याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म नहीं किया, एज्यूम करके काम किया। जी बोले। अजीम आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही मुझे। अजीम आपकी हाँ हाँ बोले बेटा। वो जो एक्स नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है, हाँ हाँ, अब वो निकालेंगे कैसे? अभी तो उसने निकालने को कहा ही नहीं है ना। अभी तो उसने कहा था खाली जिंक ऑक्साइड निकालो मोल, वो निकाल लिया हमने। अब कह रहा है कैलकुलेट द मोल इन मोल ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट। ये है बेसिक जिंक कार्बोनेट ना, बेसिक जिंक कार्बोनेट। जी सर। तो अब आप देखें, अगर मैं लिखूं जिंक कार्बोनेट .2 ZnOH2 .XH2O रेशो जिंक। बोलो इसमें कितना रेशो आ रहा है? 1:3. 3:1 का यानी 1:3। 3, 1:3 का आ रहा है ना बेटे। तो अगर ये अमाउंट निकालिए तुमने 0.0182, तो ये x होगी। बताओ कितना आएगा बेटा? 0.006। 0.006 6। आगे 0
6-1 6-1। जी सर, वो राउंड अप करने के बाद अच्छा जी, नहीं नहीं राउंड ऑफ नहीं करो ना अभी। सर 6 0 आएगा सर, फिर 0 आएगा, 0 के बाद क्या है सर फिर 6। फिर? आप एक काम हाँ करें, उस बोले। पर लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। नहीं इधर 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं, करना है अगर आप उस स्टैंडर्ड। पर लिखेंगे तो आप लिख देंगे ना 6.06 एक्स पर माइनस 3, आ गया आपके 3 सिग्निफिकेंट। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो, ये भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं 6.06 एक्स पर माइनस 3, इंटू -3। शुरू के 3 आ शाबाश, गए आपके। शुरू के 3 आ गए, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब बताओ यूज योर आंसर टू बी वन, ये रहा ऊपर आंसर। अच्छा, एंड योर आंसर इन ए टू कैलकुलेट द रिलेटिव मोल। अब फॉर्मूला मास निकालना है। बताएं मोल जब आ जाता है तो मोल, मिस्टर मोल लगाते हैं तो आंसर आ जाता है। बताएं एम आर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। एम आर इज इक्वल टू ग्राम ग्राम ओवर अपॉन मोल। मोल, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे कि Fa1 का मास कितना था। 1.9 आया सर। मास ऑफ Fa1 1.9, ठीक है। यानी जो बेसिक का था वो 1.9 था ना बेसिक का। मोल कितने निकाले थे आपने 6.06 इंटू 10⁻⁻3। बताएं बेटा क्या आएगा। 313.5 313.5। .5। तो 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला कह रहा है 3 में कि यूज द पीरियोडिक टेबल टू कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास एम आर ऑफ जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड। सही है, बताइए अब इसका क्या आएगा। Zn प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम जिंक प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम हाइड्रोजन, ऐसे ही है ना बेटे। बोलो जिंक का क्या था, प्योर टेबल देख के सही बताना। 64.5। 64.5 प्लस हाँ सर, कार्बन बल्कि सर 12। सॉरी सर 65.4 होता है, वो कर दिया। 65.4 मेरा बेटा, 65.4, ठीक है। 3 टाइम्स 16 48 आएगा सर। 48 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 65.4 प्लस 2 टाइम्स 16। 32 आ जाएगा डायरेक्ट लिखते हुए। अच्छा क्या आंसर बोल रहे हो, बताओ क्या आएगा बेटे। सर मेरा तो आ रहा है 324.2। 324.2, तुम देख रहे हो हमने। सर हाँ बेटा बोलो। मैंने डायरेक्ट किया था तो मेरा 372.2 आ रहा है। नहीं गलत आ रहा है, 324.2 ही है। एक बार दोबारा करें, डायरेक्ट डायरेक्ट में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो बेहतर यह है कि भाई देखें, असल में आप यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, 2+2 लिखा होगा आपने, ब्रैकेट नहीं बनाया होगा, है ना। तो अगर आप ये करेंगे तो 324.2 आएगा। दोबारा चेक करें, कोई दूसरा जी बता सर, सकते। यही आ रहा है, 324.2 आ रहा है। अब आप ये देखें, अब आप मुझे बताएं, अगर मैंने प्रैक्टिकल भी नहीं किया और मैंने ऐसे ही छाप दिया ये, तो देखें क्या फर्क आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। एरर तो आएगा, 100% तो एक्यूरेट आ नहीं सकता। अच्छा बहरहाल, ऊपर ऊपर पानी हो सकता है, कुछ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन जो है ना, क्योंकि मैंने एज्यूम किया इसलिए ये ऐसा आंसर आया। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे कह रहा है यूज योर आंसर टू B2 एंड B3 टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन योर आंसर, ठीक है। तो आपका B2 का आंसर ज्यादा आना चाहिए, बात समझ रहे हैं। ये आंसर ज्यादा आना चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जबकि ये आंसर कम आ रहा है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है। क्यों सर? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। सर ये कम, ये ज्यादा क्यों आना चाहिए? क्योंकि फिर माइनस नहीं कर सकेंगे ना। देखें 2 में से 3 निकालेंगे ना, इसके अंदर पानी का भी मास आ रहा है ना। जी इस सही समझ गया सर। पानी इसको ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है हमें थोड़ी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो हम रिवर्स जाते हैं, इसको सही कर लेते हैं। बोले बेटा। अगर पानी का मास आए तो ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूँ उसको ज्यादा होना चाहिए, इधर पानी है ना, इधर पानी नहीं है, जी सर। तो इसको ज्यादा होना चाहिए। तो सर तो एक आपको कैसे पता चल रहा है माइनस करना है? बेटे अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पानी का फर्क ही है ना, दोनों में देखिए चेक करें, दोनों फॉर्मूले सही में क्या है। पानी का फर्क है। मैं इनको माइनस करूंगा, जो आएगा पानी का मास होगा, उसको 18 से डिवाइड करूंगा, पानी के मोल आ जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं बेटे, ठीक है। इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, इसके अंदर अगर आप 18 टू जा 36, 36 प्लस करें इसके अंदर, नीचे वाले में, इसमें 36 प्लस करना बेटा। 360.2 आ रहा है सर। 3 60.2। 360.2, ठीक है। अच्छा अब अगर आप एक काम करें, 360.2, 1.9 को 360.2 से डिवाइड, 1.9 डिवाइड बाय 360.2, 5.27 एक्सपोनेंट माइनस 3। 5 पॉइंट, 27। एक मिनट बेटे, 5.27 एक्सपोनेंट माइनस 3। हाँ। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 5.27 आना चाहिए, है ना? हाँ 5.27 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये, अच्छा इसको अब आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 5.27 इंटू 10⁻³ को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 0.0158। 158, इधर आना चाहिए 158, ठीक है बेटा, इधर आना चाहिए 0.0158। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है बेटे? ये मैंने रिवर्स घुमा दिया ताकि आपका आंसर सही आ जाए, ठीक है। अब आप इसको 84.1 से मल्टीप्लाई करिएगा, 81.4 से। हाँ किसको सर? 1.288। क्या दोबारा बोलना? 1.288। 1.288, 1.288, 1.288। तो मास ऑफ रेजिड्यू में लिखना होगा ना, 1. जी सर। 1.288, लेकिन ये मास अगर आप माइनस करके 288 लिखेंगे तो ये 29 कर दें इसको, ठीक है बेटा, 29 कर दें। अच्छा जी, अब अगर आपने इसे 1.29 कर दिया, तो अगर आप इसके अंदर 20.36 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 21.65। 21.65 है, 65। 21.65 आ रहा है ये। तो डेफिनेटली इसको 62 होना चाहिए, 63। चलिए मैं अब आपको दोबारा आप वापस चलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपके सारे मार्क्स आ गए, आपको कोई गड़बड़ तो अब नजर नहीं आ रही है? देखें, बोलो बेटा। अब आपने M4 माइनस M1 करना दोबारा, M4 माइनस M1 करना, क्या आ रहा है? बोलो बेटा, M4 माइनस M1 करो, क्या आ रहा है? सर 1.29 ही आ रहा है एग्जैक्ट। 1.29 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1.29 आपने यहाँ लिखा, 81.4 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया आपके पास। आपने मोल रेशियो लगाए, आपके इसके मोल आ गए। यहाँ आपने 1.9 ही रखा है, देखे ना। M2 माइनस M1 करें, इन दोनों को माइनस करें, 1.9 ही आ रहा है। सर ये M3 का मास ज्यादा नहीं होगा M4 से?
एम चले ठीक कह रहे हैं आप। सर 1.9 ही आ रहा है। यार कैसे कैसे माशाल्लाह बच्चे बैठे हैं 6.5 6.7 बस बेटे आपको समझ आ गया, अब ये बिल्कुल सब कुछ सही हो गया। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, वाटर निकालने, वाटर मास ऑफ वाटर यानी mr ऑफ वाटर। ठीक है, ऊपर आया आपके पास 360.2, नीचे आया 324.2, ऐसे ही है ना बेटा। जी सर। ये आपने क्या निकालना है, एक्स निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है, ये mr ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है देखें, 36। 36। ठीक है, आपने निकालना है मोल, तो मोल इज इक्वल टू, अगर 36 है तो एक पानी का कितना होता है, 18 होता है, 2 मोल आएंगे सर। तो 2 मोल आ गए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। आपने दोनों mr को डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस ऑफ mr आ जाएगा ये। ठीक है, यानी क्या आ गया, ये डिफरेंस ऑफ mr, डिफरेंस ऑफ mr डेफिनेटली वो पानी की वजह से डिफरेंस आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ XH2O है ना, XH2O सर है। डिफरेंस ऑफ ग्राम्स ही लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ मास, क्योंकि mr तो H2O का 18 ही है ना। हाँ बेटा, हम तो यहाँ पे नहीं इन दोनों का mr का डिफरेंस है ना, इन दोनों का mr का डिफरेंस है ना, यानी ये XH2, ये XH2O है, तो X का मतलब है 18, 18 वहां जाके डिवाइड हुआ, मोल आ गए 2, तो आपके पास आंसर आ गया है 2। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाइए। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस चक्कर में ना रहना कि यही आएगा, ये सवाल आएगा। हमने अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, इसका नाम है एडवांस प्रैक्टिकल स्किल। तो अब जितने भी डिकम्पोजिशन के क्वेश्चन है हमने सब कर लेने हैं, जितने भी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखें, ये कह रहा है इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल डिटरमाइन द रिलेटिव फार्मूला मास mr ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट। ठीक है, बाय एन अल्टरनेट मेथड। अब आपने किसी दूसरे मेथड से करना है। ठीक है, a known mass of zinc carbonate is reacted with unknown volume of concentrated HCl। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने क्या किया, देखें आपने क्या किया है, नीचे पूरा मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, फिल द पीरियड विद Fa3। आप बी शिफ्ट में, आपका बी है, आपको एफ बी मिलेगा, एफ बी। ठीक है, a known mass of basic zinc carbonate is reacted with a known volume and concentration of HCl. The acid added in is in excess, you will titrate portion of the resulting solution with NaOH। अच्छा जी, अब देखें एसिड जो है वो एक्सेस में, ये देखें ये रहा आपके पास कोनिकल फ्लास्क, इसमें आपने डाला जिंक कार्बोनेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट डाला आपने, और फिर इसके अंदर आपने डाल दिया HCl। ठीक है, इसके अंदर आपने डाल दिया HCl। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? ये एक्सिस में था, तो बताओ HCl खत्म होगा कि जिंक कार्बोनेट? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें एसिड के मोल भी मालूम है, तुम्हें इसकी कंसंट्रेशन भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। अगर तुम इसको टाइट्रेट कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो तुम्हें रिमेनिंग HCl मालूम हो जाएगा। ओ मेरी आवाज आ रही है? सर फिर से बोले। देखो दोबारा सुनो, तुमने क्या किया, जिंक कार्बोनेट लिखा, ये लिमिटेड है, ये एक्सिस में, तुम्हें इसकी कंसंट्रेशन भी मालूम है, तुम्हें इसका मोल भी मालूम है, तुम्हें इसका वॉल्यूम भी मालूम है, ऐसा ही है। जब तुमने इसके अंदर डाला, इसके अंदर, तो सारा जिंक कार्बोनेट खत्म हो गया, HCl बचा। अब जी अगर इस HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करोगे, तो क्या तुम इस रिमेनिंग HCl के मोल मालूम कर लोगे? हाँ सर। जब रिमेनिंग के HCl के मोल आ जाएंगे, तुम्हें ये भी मालूम हो जाएगा कितना रिएक्ट करा होगा। तब हाँ तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या, दोबारा सुने मेरी बात, दोबारा सुने प्लीज। मैंने कहा आपके पास बेसिक जिंक कार्बोनेट है,
आपको पता नहीं है बेसिक जिंक कार्बोनेट कितना है, ठीक है, आपको सिर्फ इसका ग्राम मालूम है, इसका कितना ग्राम है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना कि वाटर कितना है, तो आप इसको एमआर निकाल नहीं सकते एग्जैक्ट। आपने क्या किया, HCl का वॉल्यूम मालूम है, आपको HCl के मोल मालूम है, आपको HCl की कंसंट्रेशन मालूम है, आपने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, तमाम का तमाम बेसिक जिंक कार्बोनेट इससे रिएक्ट करिए, ठीक है, तमाम का तमाम जिंक कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करिए, ठीक है। अब HCl बचा होगा, अब आप क्या करें, उस रिमेनिंग HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करें, आपको रिमेनिंग HCl मालूम चलेगा कितना है। जब आपको मालूम चल गया रिमेनिंग HCl कितना है, तो आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि कितना जिंक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया। जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो आपको जिंक कार्बोनेट के मोल भी मालूम हो जाएगा। जब मोल मालूम हो जाएंगे इसका एमआर भी मालूम हो जाएगा। इस टेक्निक को कहते हैं बैक टाइट्रेशन, BAC की बैक टाइट्रेशन, इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ गई? इससे पहले के यही सब कुछ करेंगे पूरा, आ गई सर। बात समझ आ गई है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक ब्यूरिट लेना है, ब्यूरिट के अंदर आपने डालना है NaOH, और नीचे आपने डालना है इसमें, क्या डालना है आपने, रिमेनिंग HCl, रिमेनिंग सर Fe2 ही डालना, अनरिएक्टेड है। उसने कहा Fe2 डालना होगा कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अच्छा, तो भाई हम अपनी केमिस्ट्री को अभी रोकते हैं, जो उसने कहा वो करते हैं, ठीक है। Fa2 हैज बीन प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, जिंक कार्बोनेट, अच्छा वो तो सब वही लिखा है ना, वही तो है, अनरिएक्टेड वही चीज तो है सारा, उसी के नाम तो Fa2 है, ठीक है। जी सर। अब अनरिएक्टेड के नाम Fa2 है। चलिए जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने पिछले 33 में भी सबको समझाया था कॉलम कैसे बनाएंगे, इसमें भी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनाएंगे। फ्री के नंबर हैं जो आपके हाथ से जाएंगे। आपने पहले हेडिंग क्या डालनी है बताएं? रफ टाइट्रेशन। रफ टाइट्रेशन। रफ टाइट्रेशन, रफ टाइट्रेशन, जीते रहो बेटा, UGS, रफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, रफ टाइट्रेशन, ठीक है जी। अबे सारी जगह तो ये ले गया, रफ टाइट्रेशन, ठीक है जी, ये आ गई रफ टाइट्रेशन। आपने क्या लिखना है, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। चलिए मेरी मिस्टेक बताइएगा, फिर लिखनी है आपने। सर आपने वो नहीं डालना लिखो। /CM क्यूब। शाबाश, यूनिट नहीं लिखी मैंने, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो एक नंबर चाहिए। DM क्यूब ना, CM क्यूब सर। CM क्यूब सर। अच्छा जी, CM सर क्यूब, एम क्यूब मीटर क्यूब। तुम तो भाई ऐसी बात लाते हो ना कि जो मतलब भाई लैब में बैठे हो कि तुम आइडियल गैस इक्वेशन में बैठे हो। सेंटीमीटर क्यूब आएगी ना। जी सर, मजाक कर रहा था। मैं समझ गया, मैं समझ गया था, मैंने कहा यार ये फॉरेन बाउंसर मारता है मेरी बात पे, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा भाई क्या नाम है तुम्हारा, अब ये हो गया फाइनल ब्यूर रीडिंग, ठीक है। अब है वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखूं, Fa2, ऐसे सर Fa3। Fe3 आएगा ना ब्लड के अंदर, वो है। Fa3 यूज्ड, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब मेरी गलती पकड़नी है आपने, ठीक है। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग आपकी आएगी लेट सपोज 26.00 और इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 50.00। सर गलत किया कुछ सर आपने, इनिशियल तो 0 जीरो होती है। जीरो होती है, याद रख लेना। अगर हमने 50.00 लिखे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 26.00, 26.00। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं भैया आप तो इंसानों वाली भी टाइट्रेशन कर दें, बोले इसका क्या नाम, क्या हेडिंग डालूं? एक्चुअल टाइट्रेशन।
एक्चुअल या एक्यूरेट? एक्यूरेट। सर आपने एक्यूरेट 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 टाइट्रेशन। एक्यूरेट टाइट्रेशन, ठीक है जी। अब आप एक्यूरेट टाइट्रेशन में यही सब कुछ दोबारा उतारेंगे। ये आ गया आपके पास एक्यूरेट टाइट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप क्या करेंगे? उसके बाद आप लिख देंगे बेस्ट रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 26.00। डू नॉट इंक्लूड रफ टाइट्रेशन इन एक्चुअल वन, राइट? एक्यूरेट वन में नहीं डालेंगे। टाइट्रेशन नंबर 1। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 ही टाइट्रेशन करना भाई। कर लो 100 कर लो भाई, लेकिन लिखो 2। फाइनल ब्यूरी रीडिंग लेट सपोज आपकी आ रही है 21.00, 0.00 या आगे 21.00। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो रिफिल कर ले, वरना इसी से काम शुरू कर दें, ठीक है। तो अब सर अगर 21.5 लिखेंगे ना आप, 21.5 और 20.5 क्यों लिखेंगे 21.5? 21.0 पे रोका है। अब हम एक काम iteration 2 में। है, इनिशियल ब्रीडिंग रखेंगे 21.00 और लेट सपोज का आंसर आ गया आपके पास 42.00। बताएं माइनस करके क्या आएगा? सर इनिशियल रीडिंग आपने बहुत कम रखी है, और थोड़ी और ज्यादा करेंगे ना। क्यों ज्यादा करेंगे? जिस पे रोकी थी उसी पे ले लिए ना भाई। सर हाँ हाँ, हमने बहुत ज़्यादा नहीं कर दिया T2 के लिए? 42 और 21। माइनस तो करें, क्या आ रहा है देखें। 21 ही आएगा सर। बस बेस्ट हो गया ये। चलो ठीक है सर। देखें देखें, मैंने ना ब्यूरिट को रिफिल नहीं किया, टाइम बचाया। जब जब मैंने देख लिया कि मेरा टाइट्रेशन 21 पे ही आ रही है, तो मैक्सिमम 26 तक जा सकता। तो 26 प्लस सर तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब 0 0 से जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अगर पहला टाइटल 0.00 से स्टार्ट करना चाहिए, अगर नहीं है वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें, मैं रिफिल इसलिए करने को कहता हूँ कि लेट सपोज अगर आपका पहला आंसर आ रहा है 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो दूसरा मैक्सिमम 27 आएगा। 27 के बाद ब्यूरिट खत्म हो जाएगी, तो क्या आपकी वो सारी मेहनत जाया हो जाएगी? तो मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ तो आंसर 21 आया ना, और रफ टाइट्रेशन 27 आ रही। अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करता हूँ तो 47 आएगा, तब भी ब्यूरिट खाली नहीं होगी। इसलिए मैंने इसको इसी पे कर दिया, वरना मैं रिफिल ही करता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जामिनर को इससे कोई मकसद नहीं है कि आपने रिफिल क्या नहीं, एग्जामिनर को ये मकसद है बस। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चे? जी सर। ठीक है, आंसर 21.00 आया सेम। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास एक्यूरेट टाइट्रेशन। अच्छा, फ्रॉम योर एक्यूरेट टाइट्रेशन रिजल्ट कैलकुलेट सुटेबल। देखें, आपको यहाँ पे क्या करना है, मीन वैल्यू लेनी है। तो यहाँ इत्तेफाक से आपकी वैल्यू 21.00 प्लस 21.00 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 21.00 CM3। बोलो मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। चलो जी, अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट है इसका, ये कह रहा है गिव योर आंसर टू C2, C3, C4 टू एन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक मांग रहा है।
अच्छा जी, अब ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ Fe3 इन बी। ठीक है जी, तो आपके पास इन सर बी, ग्राम दिया हुआ है इसमें NaOH का। सर उसने दिया हुआ था ऊपर सी कंसंट्रेशन दी हुई थी उसने NaOH की। अगर अगर NaOH की कंसंट्रेशन दी हुई थी तो मोल निकाल लेंगे। कितनी दी हुई थी कंसंट्रेशन देखें। याद थोड़ी है सर। अच्छा यार, थोड़ी ये दी हुई, ये 0.15, ठीक है। तो सर 3.15 एक्स माइनस 3 आ रहा है। वेरी गुड मेरा बेटा। तो बाद मोल, में जो वॉल्यूम निकाला है ऊपर ये यूज करेंगे ना इसके लिए, तो हाँ ना, सही देखो है। कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है बेटे। तो कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, अल्लाह तुम्हारा भला करे, क्या बोलो, 0.15। हाँ जी। ठीक, वॉल्यूम तुम्हारा आएगा 21.00। करना मेरा बेटा, मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। 3.15 एक्स माइनस 3 आएगा सर। 3.1 जी सर यही आया। -3। हाँ। ठीक हो गया बेटे, ये मोल आगे 1 नंबर का सवाल था। यूज योर आंसर टू C2 कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 dm³ ऑफ Fe2। सही है जी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए मोल अमाउंट निकालना है HCl का, ठीक है। तो आपके पास आ गया है यहाँ पे 3.15 मोल। तो बताइए HCl और NaOH के दरमियान कितना मोल रेशियो होता है। 1:2 का। 1:2 का, ठीक है सर मेरा बेटा। 1:1 का होता है ना? हाँ 1:1 का होता है, 1:1 का होता है भाई। तो NaOH क्या है, 3.15 इंटू 10⁻³ तो इसके मोल आ गए आपके पास, कितने आ गए, सर सेम ही आएंगे ना। 15 इंटू 10⁻³ मोल। लेकिन ये क्या एक dm³ में आए थे, क्या है, जब हमने तो पढ़ा ही नहीं था सवाल वो। इसने कहा था 3.2 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 100 cm³ 2 मोल पर dm³ ऑफ HCl। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 dm³, ठीक है, विद डिस्टिल वाटर। अच्छा जी, तो सर 1 dm³ में आएंगे ना फिर, इसने कहा है तो। नहीं 100 देखो 100 cm³ में रखकर, देखो वॉल्यूमेट्रिक क्लास में डाला है ना, ये रहा। अब इसको अच्छे से देखना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तुमने इस HCl लिया है, HCl कितना है, 2 मोल पर dm³ है और 100 cm³ है, ठीक है। फिर इसको डाइल्यूट किया गया है, ठीक है। कितने पे डाइल्यूट कर दिया गया, 1 dm³ तक। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है सर। अच्छा, तुमने लिया कितना था, वॉल्यूम 25 cm³। तो रेशो लगाना पड़ेगा सर। तो 25 cm³ में इतने मोल आ रहे हैं, ठीक है। अरे 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 अरे, एक मिनट बेटा, यहाँ आ गया cm³, यहाँ आ गया मोल, ठीक है बेटे। 25 cm³ में आ रहे हैं 3.15 इंटू 10⁻³ तो 1000 cm³ में कितने आएंगे बेटे, सर 0.126। 0. सर मुझे समझ में नहीं आया, एक दफा और बता दें। देखो बेटा, ये जो आपके मोल आए वो 25 में आए ना। ये देखो आपने HCl 25 लिया है, Fa2 जी ये आ गया समझ। है ना। तो 25 में इतने मोल है, तो 1000 में कितने होंगे, बताना बेटा कितना आ रहा है आंसर, दोबारा पूरा। 0.126 आएगा सर। 0.126 6। मोल आ रहा है, ठीक है। 0.126। एक मिनट जरा रुकना, जरा मुझे भी कोई कैलकुलेशन करने देना, नहीं ऐसा तो नहीं हम गलत कर रहे हो। 3.15 सही कर रहा, बिल्कुल सही किया, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही आ गया। अब ये कह रहा है यूज योर आंसर टू C3 and the information about the preparation of Fa2 to calculate the amount in mole of hydrochloric acid that reacted with 3.52 gram of basic zinc carbonate। ठीक है जी,
अब ये पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ HCl रिएक्टेड, तो आपने पहले निकालना पड़ेगा कि आपके टोटल मोल कितने थे HCl के, ठीक है। 0.2 थे सर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ था। हाँ, तो उससे आपने कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी ना बेटे। दी हुई सर, 2 मोल पर डीएम क्यूब दिया हुआ था और 100 सीएम क्यूब दिया हुआ था वॉल्यूम। तो नहीं, तो मोल तो नहीं गिवन थे ना, तो वो आ जाएंगे फॉर्मूला से। ठीक है, हम उसको फॉर्मूले से निकाल लेते, ठीक है। टोटल HCl मोल्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, ऐसे ही आएगा। हाँ, बेटा बताना था कंसंट्रेशन कितनी है? 2। कंसंट्रेशन है 2, वॉल्यूम दिया था 100 डिवाइड बाय 1000, 0.2। 0.2 मोल आ गया आपके पास, ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आप निकालेंगे अमाउंट ऑफ HCl रिएक्टेड, ठीक है। तो टोटल HCl इज इक्वल टू रिएक्टेड HCl प्लस रिमेनिंग HCl, ठीक है। तो टोटल HCl कितने निकाले आपने? 0.2। 2 सर, 0.2 नहीं, अच्छा सही, सॉरी 0.2 था, सॉरी सर। तो रिएक्टेड X आ गया, सही है। रिमेनिंग कितना था? 0.126। 0.074 आएगा सर। अच्छा मेरा बच्चा, 0.2 माइनस 0.126 कितना बोलो? 0.074। 0.074, यही है। हाँ, 0.074 आ गया, 0.074 आ गया, सही है। अब आगे आ जाइए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस करें इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब कैसे बैलेंस करेंगे? अच्छा, ऊपर हमने आपको याद है कि जिंक ऑक्साइड बनाया था, तो डेफिनेटली यहाँ जिंक क्लोराइड बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बोला कुछ नहीं है इसने क्या क्या बन रहा है, ठीक है। जिंक क्लोराइड बनाना चाहिए, एसिड डालोगे तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, पानी बनना चाहिए। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो लेफ्ट साइड पे कितने जिंक हैं? 3। 3 जिंक हैं, तो इधर 3 आना चाहिए। क्लोरीन बैलेंस हो गया खुद ब खुद। लेफ्ट साइड पे कार्बन कितने? 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ है, देखें 2, 2 जा ये 3 है, 2 2 जा 4 है, प्लस X है, तो 7 प्लस X आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ गए 2, तो यहाँ कितना होगा बेटा? 7 प्लस X माइनस 2, 5 प्लस X, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस X। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओ भाई कहाँ चले गए? जी सर, आ रही है। देखिए, ये आपने से पहले जिंदगी में कभी नहीं किया, सीख लें आप, ठीक है। अब ये कह रहा है यूज योर आंसर टू C4 and the equation to calculate the amount in moles of basic zinc carbonate, basic zinc carbonate in 3.52। C4 का आंसर, C5 का आंसर लेना है, C5 की इक्वेशन लेनी है और C4 का आंसर लेना है। देखें HCl के मोल आ गए, बताएं कितना रेशियो है बेसिक में और HCl में बेटे? 1:6 का सर। 1:6 का है मेरे बच्चे, वाह क्या बात है। HCl यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि ऊपर कितना मोल आया था 4 में? रिएक्टेड 0.074, क्रॉस मल्टीप्लाई बताइए कितना आएगा? सर 0.0123। 0.0123, 0123।
ठीक है, मोल। अब अगला बता रहा है यूज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर, पूछा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका। आपको दोनों तरीकों से करा दिया बेटा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था जो मैंने आज कराया इस हिसाब से, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन का बेस्ट पेपर है। इसके अंदर ज्यादातर चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो ये आ गया, हेंस कैलकुलेटर रेटेड फॉर्मूला मास एमआर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, क्या आपको ग्राम पता है? जी हाँ, ग्राम पता है। जी सर, ऊपर लिखा हुआ ग्राम। 3.52 ग्राम बताया है, ठीक है। तो हमें ये भी मालूम है, ठीक है जी, हम निकालते हैं। तो आप लिखेंगे कि एम आर इज इक्वल टू ग्राम ओवर मोल, सही है। तो ग्राम था 3.52, मोल निकाला 0.0123। बताएं क्या आएगा बेटे? सर 286.17 आ रहा है। 386, 286.17। 28, देखो ये सब एज्यूम है ना। 286 पॉइंट, एक बार और बोल देना बेटे, सॉरी। 286.17। 17 का मतलब टू कर दो। सर हाँ मेरा बेटा, चलें 2 ही कर लें फिर। ठीक है, 3 से 4 सेकंड फिगर तक करना है। ये है जरा जानदार सवाल। A student correctly followed all the instruction in A to C of this question. The formula mass the student calculated was smaller than the correct value. The student suggests that this may be because the concentration of sodium hydroxide is greater than 0.150. सही है। तो explain why the student is correct. बताइए, जब भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो लेस वॉल्यूम चाहिए होगा। हाँ बोले, सर, दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेस वॉल्यूम चाहिए होगा तो ये भी द फॉर्मूला मास द स्टूडेंट कैलकुलेट स्मॉलर, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो आप लिखेंगे कि मोर कंसंट्रेटेड टाइटर या मोर कंसंट्रेटेड NaOH gave a smaller value of titer. क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई है? तो बताइए, अगर अगर मोर वैल्यू ऑफ टाइटर है तो बताइए HCl के मोल ज्यादा आएंगे कम आएंगे? भाई अगर NaOH के मोल कम है तो HCl के 1:1 रेशियो इसके भी कम ही आएंगे ना भाई। जी सर। सो कैलकुलेटेड सर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मॉलिक्यूलर मास से क्या रिलेट बन रहा है? अभी देखो, अभी बना रहा हूँ, देखो अभी तुम्हारे सामने कैसे मैं घुमा फिरा के वहीं ले आऊंगा। तुम स्टेप बाय स्टेप देखो बस, ठीक है। सो कैलकुलेटेड मोल ऑफ HCl would be smaller or less। बोले यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। so reacted HCl is greater, so calculating यानी रिमेनिंग ही ने तो रिएक्ट किया है नहीं OH के साथ, तो रिएक्टेड ज्यादा हुआ है। सो रिएक्टेड HCl would be greater, so mole of basic sodium carbonate would be more, having same mass, so give
हाई वैल्यू ऑफ MR। आयशा समझ में आई बात? नहीं, थोड़ी सी आई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात गौर से सुनो। मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखें, ये था NaOH, ये है, ये रिएक्ट करेगा रिमेनिंग HCl से, ठीक है। बताएं NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा है कम? कम। नहीं ज्यादा है ना, मोर कंसंट्रेटेड है NaOH की भाई। बेटा NaOH की तो मोर कंसंट्रेशन है ना। सर तो रिएक्ट नहीं हो रहा, मतलब टाइट्रेशन में। मैं तो आपको शुरू से करा रहा हूँ ना। ये देखें, आई स्टूडेंट क्विकली फॉर द स्टूडेंट में का फॉर्म, उसने कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इज ग्रेटर देन 0.105। तो सही सही। तो कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो टाइटर क्या होगा? कम होगा। अगर टाइटर कम हुआ तो रिमेनिंग HCl भी कम होगा। अगर रिमेनिंग HCl कम हुआ तो रिएक्टेड HCl ज्यादा होगा। जब रिएक्टेड HCl ज्यादा होगा तो मोल ऑफ बेसिक सोडियम कार्बोनेट भी ज्यादा होगा। अगर मास बराबर है, मास तो चेंज नहीं हुआ, तो अगर इसके मोल ज्यादा होंगे तो MR भी तो ज्यादा ही होगा। ये आ रही बात समझ में? आगे 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 सर। देखे ना, मोल इज इक्वल टू ग्राम अपॉन MR है, ठीक है। तो MR इज इक्वल टू ग्राम ओवर मोल है। अगर आपके ये मोल ज्यादा हुए, ग्राम सेम है, ग्राम सेम है, ये ज्यादा हुए, तो बताइए कि जो जो MR है वो ज्यादा आएगा कम आएगा? बोले ना बेटा। सर कम आना चाहिए। सर MR कम आएगा। कम। कम आएगा तो फिर मैंने ग्रेडर क्यों लिख दिया भाई? उसी में कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, मेरी बात समझ आ गई है आपको? नहीं आई तो स्मॉलर आएगा। अबे भाई जी आ गई। देखो, रटे रटाई जुमले नहीं है हमारे पास। हम तो गिव स्मॉल वैल्यू ऑफ MR, तो स्मॉल वैल्यू आई। क्या बात है सर मेरे बच्चे। यस हाँ बेटा, बोलो बेटा। ये रिमेनिंग HCl वाला आप दोबारा समझा दें। मैं दोबारा HCl रिमेनिंग बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। देखो ये कंसंट्रेटेड, ये HC, इसने कहा है सवाल में NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बताओ जब NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो टाइटर कम चाहिए होगा, ऐसा ही है ना? बोलो मेरे जी बच्चे। सर। टाइटर कम चाहिए होगा। जब टाइटर कम चाहिए होगा, ठीक है, तो रिमेनिंग HCl क्या होंगे? वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका 1:1 का रेशियो है ना बेटा, अगर इसका टाइटर कम है तो इसके मोल कम आएंगे। जब इसके मोल कम आएंगे, जो रिएक्ट किए होंगे वो ज्यादा होंगे। जब रिमेनिंग कम है तो उसका मतलब है रिएक्टेड ज्यादा होंगे। जब रिएक्टेड ज्यादा होंगे तो ज्यादा मोल ऑफ बेसिक Na2, क्योंकि रिएक्टिव से कर रहे होंगे, ये ज्यादा ये भी ज्यादा। जब इसके मोल ज्यादा, ग्राम सेम, तो MR कम हो जाएगा। बोलो बेटा, नहीं समझ में आया? फिर बोलो, मैं फिर बताता हूँ आपको। सर टाइटल नहीं सर वॉल्यूम ही समझ होता आ है ना। गया। हाँ हाँ, टाइटर का मतलब वॉल्यूम होता है बेटा। सही। जब ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो कम वॉल्यूम चाहिए होगा। बोले मेरे बच्चों, समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको समझ में आ गई जो आपने पूछा था मुझसे? जी सर। जी सर। देखो आज मैंने आपको पूरा ये थर्मल डिकम्पोजिशन करा दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे और देख लेने दो थर्मल डिकम्पोजिशन के सवाल। अ, अच्छा, मैं तुमको एक सवाल होमवर्क से दे रहा हूँ, तो तुम लोग करके रखना, ठीक है। और शायद हमने कराया भी नहीं कराया हुआ, मैं तुम्हें मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
करेंगे हम लोग ये कल, ठीक है। तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम अपनी तरफ से एज्यूम करके निकाल के रख लेना, ठीक है। फरवरी मार्च में नहीं जाएंगे, मई जून में जाएंगे। मई जून 2023 32। शरोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अगर आपने मुझे ये सवाल आज रात तक के नहीं भेजा ना, तो आज मेरी आपके अब्बू से मीटिंग है। सर कितने बजे मेरी मीटिंग आपसे? क्या कह रहे हो? क्या बेकार बात कही है तुमने? मैं बोल रहा हूँ अभी जरा मैसेज आगे बोलिए। हाँ, इसको बोलने दो जरा, अभी इसको तो जो है ना। बोल रहा हूँ बस क्लास खत्म होगी तो जाए ना वाले। हाँ, अभी देखो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये फिर सारी जिंदगी तुम्हारी ये बेकार बातें रहेंगी, ठीक है। अच्छा देखो, ये आ गया इधर, क्या गए, प्रिंट करेंगे इधर। इस केमिस्ट्री में गए, पेपर 3 में गए, 2023 में गए, 32 का ये रखोगे क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो, वही सवाल है, सिर्फ एम लिखा हुआ है। एम सर सॉल्व करना है या वैल्यूज खुद से एज्यूम करके लिखनी है, क्या आप करना है? एज्यूम करके जरा इसको खुद करें, ड्रामा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्लीज मार्किंग इसकी चलो देख लेना, मार्किंग इसकी, ठीक है। अब तुम्हें ए आर निकालना, ए आर से मेटल निकालना है, सही है। और फिर हम साबित करेंगे कभी कहीं ये जिंक है कि नहीं है, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। हाँ, यही करेंगे। एक इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है खाली। ठीक है सर। एक मिनट जो मुझे और ढूंढने दो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करोगे तुम। अच्छा, अ, बस ये याद रखना, 3 प्रैक्टिकल है, हमने 3 दिन में खत्म करना है, बाद में फिर हम रिवीजन करेंगे। क्या डेट हो गई यार? 26 हो गई है ना? 25, 26 हो गई है। 27, 28, 3 दिन है हमारे पास, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा उसमें, क्या नाम है, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में। मुझे पूरा सर 2 दिन भी है? 26 है ना, 26 आज हो गई, कल 27, 28, 29, 3 दिन है। 28 को तो पेपर है। 30 को पेपर है भाई, क्या हो गया है? 28 को बायो का है सर। अच्छा सॉरी सॉरी। सही है, डरा दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने पूरा देख लिया अच्छी तरह से, ठीक है। अभी मैं तुम्हें और भी होमवर्क दूंगा, ठीक है। लेकिन तुमने आज याद है 2 पेपर करने चाहिए, मैंने कराया वो और एक ये, इनको अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। याद रख लेना, ये टाइट्रेशन ही थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है सर। चलो बेटा, ठीक है। इसका सिर्फ इसका क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। इसकी पीडीएफ कन्वर्ट करके ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज। जो मैंने किया है अभी? जी अच्छा, मैं अभी के अभी भेजता हूँ, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, चलो मेरा बेटा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, इसके भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों। सर इसका सही वेरिएंट है सर, हो जाएगा। इसका 32 है, मई जून का। मई जून का, 2023 का मई जून का वेरिएंट 32। ठीक है सर, बाकी इसके आपका दोनों को तो चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। सही है फिर आज रात को, फिर मगरिब के बाद हम वही क्लास लेंगे अपनी, कौन सी, पेपर 1 की, ठीक है। सर वो वाली पीडीएफ भेज दीजिएगा याद से, ये वाली नहीं जो अभी की है, मैं अभी भेज जो रहा हूँ, आपने कराई। अरे अभी के अभी भेज ओके रहा हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज बेटा, चलो ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़।